नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मॉक टेस्ट पेपर फॉर एएमओ एआई पीजीटी टेस्ट पेपर नंबर 3। इसमें हम 50 क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, गोविंद पारिक जी से लिए गए हैं और प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से किस औषधि में नेत्र विस्फारक गुण पाया जाता है, मतलब कि प्यूपिल को डायलेट कौन सी औषधि करती है। तो इसका आंसर है धतूरा। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना आपसे, बस आप याद रखिएगा कि जो प्यूपिल डायलेटर है दैट इज़ धतूरा। आयुर्वेद में योनि व्यापद कितने प्रकार का बताया है? आयुर्वेद में योनि व्यापद 20 प्रकार का बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा है कि आयुर्वेद में कोई पर्टिकुलर आचार्य का नाम नहीं लिखा गया। आचार्य चरक ने कितने प्रकार का बताया है, या सुश्रु जी ने कितने प्रकार का बताया, या वाग्भट जी ने कितने प्रकार का बताया। क्यों? क्योंकि सभी ने ही 20 प्रकार के योनि व्यापद माने हैं। इसमें किसी का कोई अलग मत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आयुर्वेद में योनि व्यापद कितने प्रकार का बताया गया है। नेक्स्ट, किस प्रकार के प्रदर में पांडु वर्ण का रक्तस्राव होता है? पांडु वर्ण का रक्तस्राव किस में होता है? कफज प्रदर में। शोफ सुप्ति रजा किस प्रकार की योनि का लक्षण माना गया है? शोफ सुप्ति रजा, ठीक है, मतलब कि एडीमा होना, शोफ होना, स्वेलिंग होनी, ठीक है। सुप्ति रजा मतलब कि नंबनेस होनी, ये अति चढ़ना में बताया गया है। शुक्र दोष कितने प्रकार के बताए गए हैं? शुक्र दोष 8 प्रकार के होते हैं। पंचमूल प्रलेप का निर्देश किसके लिए कहा गया है? पंचमूल प्रलेप का निर्देश जो है रूक्ष स्तन्य के लिए कहा गया है, जिसमें पंचमूल का लेप किया जाता है। असाध्य प्रदर का लक्षण क्या है? असाध्य प्रदर का लक्षण है तृष्णा, दाह, ज्वर। ये सभी असाध्य प्रदर के लक्षणों में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, पंचमूल प्रलेप जो है रूक्ष स्तन्य में किया जाता है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था, और इसी तरह से क्वेश्चन 1 हमने पढ़ा था इससे पिछले एपिसोड में, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 में, जिसमें ये बताया गया है कि जो लघु पंचमूल से सिद्ध जल जो है कौन से रोग में दिया जाता है। तो लघु पंचमूल से सिद्ध जल यक्ष्मा में दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, इसके निम्नलिखित में से किस एक काल में मक्कल शूल की उत्पत्ति होती है? तो मक्कल शूल जो है सूतिका काल के दौरान होता है। निम्न प्रकार के स्तनों में से किस एक कारण शिशु को स्तनपान करने पर श्वास अवरोध होता है? तो मतलब कि किस प्रकार के स्तन्य से स्तनपान करने पर उसकी सांस रुकने लगती है? जब स्तन लंबा हो, मतलब कि लंब स्तन। निम्नलिखित में से कौन सा हैगर साइन उत्पन्न करता है? इनमें से कौन सा एक जो है हैगर साइन उत्पन्न होता है, या फिर कह सकते हैं कि किसके कारण हैगर साइन जो है उत्पन्न होता है? तो हैगर साइन जो है गर्भाशय की मृदुता के कारण, यूट्रस के सॉफ्टनेस के कारण उत्पन्न होता है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो हैगर साइन होता है ये क्यों होता है और ये कब होता है, क्योंकि इसकी टाइमिंग्स के रिलेटेड भी कई पेपर्स में मैंने क्वेश्चन देखे हैं। ये जो हैगर साइन होता है एक नॉन स्पेसिफिक इंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी की। कोई कंफर्मेशन नहीं होती है कि प्रेगनेंसी है, बट एक नॉन स्पेसिफिक सी इंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी की। और इसमें क्या होता है कि जो पार्ट ऑफ द सर्विक्स होता है, जो यूट्रस और विजाइना के बीच का पोर्शन होता है सर्विक्स का, जिसको हम सर्वाइकल इस्थमस बोलते हैं, वो सॉफ्ट होता है और वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द हैगर साइन। और ये टिपिकली 4th to 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होता है, और ये 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक भी रहता है कई लेडीज़ में। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि गुडल एंड चैडविक साइन, देखिए ये भी इंडिकेशंस होते हैं, नॉन स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये जो साइंस होते हैं गुडल एंड चैडविक साइन, ये 4th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होते हैं। गुडल साइन मतलब क्या होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ सर्वाइकल एरिया, एंड चैडविक साइन क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, वजाइना एंड वल्वा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन वेनस ब्लड फ्लो टू द एरिया। ठीक है, तो ये हैगर साइन है 4th to 6th वीक, एंड
गूडल एंड चैडविक साइन है, 4th एंड 8th वीक्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले कैंसर का प्राथमिक लक्षण है? गर्भाशय ग्रीवा में मतलब सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक लक्षण क्या होता है कि स्पर्श करने पर रक्तस्राव होता है। अगर आप सर्वाइकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, सिम्स स्पैक्यूलम से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ब्लीड ऑन टच, मतलब कि हल्का सा भी टच करने पर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ये सबसे पहला लक्षण होता है। तो ऐसे पेशेंट्स कई आते हैं जिसमें हम कंफर्मेशन के लिए पैप स्मीयर टेस्ट करवाते हैं। सामान्यतः गर्भाशय में निम्नलिखित भागों में से किस एक में अपरा रहती है? ठीक है, यूट्रस के कौन से पार्ट में प्लेसेंटा रहता है? गर्भाशय के ऊपरी खंड में रहता है। किस आचार्य के मतानुसार नाभि नाल कर्तन पश्चात कुष्ठ तैल लगाना चाहिए? नाभि नाल को काटने के पश्चात कुष्ठ तैल लगाना चाहिए, ऐसा आचार्य वाग्भट कहते हैं। मूढ़ गर्भ शल्याहरण पश्चात सूतिका काल की अवधि मानी जाती है 4 महीने, ठीक है। सोमरोग का किस ग्रंथ में सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन मिलता है? सोमरोग मतलब भाव प्रकाश जी ने उनका विस्तृत डिटेल में वर्णन किया है। सूतिका रोग की सर्वोत्तम औषधि क्या है? सौभाग्य शुंठी। वेरी पॉपुलर, वेरी कॉमन क्वेश्चन। बाल संवत्सरापाद अभ्याम किस रोग के लिए कहा गया है? तो बाल संवत्सरापाद अभ्याम जो है फक रोग के लिए कहा गया है, ठीक है। नष्ट संज्ञा वमेन फेन किस बाल ग्रह का लक्षण है कि संज्ञा भी नष्ट हो जाती है और वमन में फेन होता है? यह है स्कंद अपस्मार। बाइटॉट्स स्पॉट किस व्याधि में पाया जाता है? जीरोफ्थैल्मिया, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी इसमें होती है। नवजात शिशु का सामान्य भार कितना होता है? 2.5 से 4 किलो। नवजात शिशु का नामकरण संस्कार चरक मतानुसार कब करना चाहिए? 10वें दिन। स्तनपान किस दिशा की ओर मुंह करके करवाना चाहिए? स्तनपान जो है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करवाना चाहिए। शिशु के लिए स्त्री दुग्ध किस रूप में लाभकारी है? स्त्री दुग्ध जो होता है ब्रेस्ट फीड भृंगनीय भी होता है, जीवनीय भी होता है, नेत्र रोग हर भी होता है। क्षीर अन्नाद शिशु के लिए औषधि की मात्रा कितनी बताई गई है? क्षीर अन्नाद मतलब कि जो दूध और अन्न दोनों खाता पीता हो तो उसके लिए कोलस्थी प्रमाण औषधि मात्रा होती है। सुश्रुत मतानुसार मातृ स्तन्य के अभाव में प्रशस्त दुग्ध माना जाता है बकरी का दूध और गौ का दूध, ठीक है। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं देते हैं तो बकरी और गौ का दूध दे सकते हैं। सुश्रुत ने बाल ग्रह कितने बताए हैं? 9। चरक मतानुसार पित्त का निर्हरण विरेचन द्वारा किस मास में करना चाहिए? चरक मतानुसार जो पित्त का निर्हरण होता है वो शरद ऋतु में बताया जाता है विरेचन के द्वारा, ठीक है, क्योंकि जिस ऋतु में प्रकोप होता है उसी ऋतु में निर्हरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न करने के लिए ऑप्शंस जैसे दिए हुए हैं श्रावण मास, चैत्र मास, आषाढ़ मास। तो मार्गशीर्ष मास में पित्त का निर्हरण विरेचन के द्वारा किया जाता है चरक मतानुसार। किन रसों द्वारा वात दोष का शमन होता है? मधुर अम्ल लवण। दुग्ध का सेवन किस रोग में नहीं करना चाहिए? वमन के तत्काल बाद। वर्षा ऋतु में मधु का प्रयोग किस तरह करना चाहिए? संस्कार में, ठीक है। वर्षा ऋतु में अगर आप देखेंगे तो मधु का प्रयोग बताया हुआ है, ठीक है, और उसका डिटेल भी काफ़ी मैंने अपने उस चैप्टर में जो ऋतुचर्या चैप्टर है उसमें बताया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किस मधु का प्रयोग किस तरह करना चाहिए, ठीक है, तो संस्कार में करना चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी क्लासेस जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कोई भी चैप्टर जो है पढ़ना है वो जस्ट आप यूट्यूब के सर्च में वो चैप्टर का नाम डालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल चरक सूत्र चैप्टर 15 पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो चरक सूत्र स्थान चैप्टर 15 डॉक्टर कोमल बहल इतना लिख दीजिए, वो अपने आप ही आपके सामने ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम या फिर चैप्टर का नंबर एंड स्थान कौन सा है, संहिता कौन सी है, ये लिखकर आपने आगे डॉक्टर कोमल बहल लिख देना है, तो आपके सामने वो चैप्टर ओपन हो जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी उच्च रक्तचाप में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? जब बीपी बढ़ा हुआ हो तो शीर्ष आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शीर्ष आसन होता है जिसे हम हल आसन भी कहते हैं उसमें सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे
सिर के एरिया में चला जाता है, हेड में चला जाता है, तो उसमें बीपी बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। वत्सनाभ का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? वत्सनाभ का शोधन जो है गोमूत्र के द्वारा किया जाता है। ये हमने किया था अपने कॉलेज के टाइम में जब हमने संजीवनी बटी बनाई थी, क्योंकि इसमें वत्सनाभ होता है। उस पर भी क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा विष पाया जाता है। नीलम का रासायनिक संगठन होता है Al2O3। कपोत पुट देने के लिए उपलों की कितनी संख्या आवश्यक है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 8 उपले लगते हैं। लाजमंड बनाने के लिए जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो लाजमंड बनाने के लिए 14 गुना जल चाहिए। स्वर्ण माक्षिक में कौन सी धातु पाई जाती है? ताम्र धातु। षडंग पानीय किस कल्पना के अंतर्गत माना गया है? तो इसमें जो ऑप्शंस है क्वाथ कल्पना, चूर्ण कल्पना, स्वरस कल्पना। तो षडंग पानीय जो है किसी में भी नहीं मतलब कि माना गया है, इनमें से कोई भी कल्पना में नहीं माना जाता। अर्क निकालने के लिए प्रयुक्त होता है भव का यंत्र, जिसके द्वारा हम अर्क निकालते हैं। सूत्रशेखर रस में भावना द्रव्य कौन सा होता है? भृंगराज। रस रत्न समुच्चय के अनुसार स्वर्ण भस्म की मात्रा बताई गई है 2 रत्ती। ठीक है, हम चिकित्सा में भी इसको 2 रत्ती की मात्रा में यूज़ करते हैं। एंड अपत्य मार्ग में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 4। कोष्ठ और ग्रीवा में शिराओं की संख्या कितनी होती है? देखिए, कोष्ठ में कम होती है, ग्रीवा में ज़्यादा होती है। ग्रीवा में 164, कोष्ठ में 136। स्वभावो परमवाद सिद्धांत किसका है? बौद्ध दर्शन का। वेरी कॉमन क्वेश्चन कि जो क्षणभंगुर सिद्धांत है कि जो मतलब कि उत्पन्न हुआ है उसका नाश होता है। ठीक है, हर क्षण जो है चेंज होता जा रहा है। चरक के अनुसार एक वैद्य को दूसरे वैद्य से कितने प्रश्न करने चाहिए? 8 प्रश्न। पल्लवग्राही वैद्य कौन होता है? रोग अभिसर। उपशय में कितने भेद होते हैं? 18। आहार का परम धाम क्या है? शुक्र। लोम हर्ष कुष्ठ का पूर्व रूप है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वयस्क में प्रोस्टेट ग्रंथि मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का सामान्य प्रमाण कितना होता है? 8 ग्राम। चरक मतानुसार रक्त का प्रमाण कितना होता है? 8 अंजलि। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चंस का जो मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर है ये संपन्न हो चुका है। एंड गोविंद पारिक जी से मैं ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये ले रही हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये जो मॉक टेस्ट पेपर है हम डेली अपडेट कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आप तक इनका नोटिफिकेशन जो है पहुंचता रहे। बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। एंड इसके साथ साथ सुश्रुत संहिता जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता हमने स्टार्ट करी हुई है, जिसका चैप्टर नंबर 15 जो है वो चल रहा है। पार्ट 1 रिलीज़ हो चुका है एंड पार्ट 2 रिलीज़ होने वाला है। और इस तरह से हम सुश्रुत संहिता कंप्लीट करेंगे विद डिटेल एंड इम्पॉर्टेंट श्लोक्स। और दोस्तों, अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम डेली चैप्टर वाइज की पॉइंट्स जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं, उसकी मंथली फ़ीस 50 रुपीज़ है। एंड इसमें हम डेली जो है की पॉइंट्स चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर में से अपडेट करते रहेंगे, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंचाई जाएगी इस ग्रुप में। मंथली टेस्ट भी होंगे। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस हम आपको लर्न करवा देंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। धन्यवाद।